The funds are blocked, but we'll find a way through. नमस्ते। आज बात करते हैं जीएसटी के एक बहुत ही जरूरी, बल्कि मैं कहूंगा सबसे जरूरी हिस्से की, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये वो चीज है जो किसी भी बिजनेस का या तो पैसा बचा सकती है या डुबो सकती है। और इस पूरे खेल का जो रूल बुक है वो है सेक्शन 17। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर बिजनेस के दिमाग में आता है वो ये है कि भाई जो भी जीएसटी हम अपने खर्चों पर देते हैं, क्या वो सारा का सारा हमें वापस मिल जाएगा, मतलब 100%, या फिर इसमें कोई कैच है, कोई पेंच है? तो देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा मिलता है जीएसटी कानून के सेक्शन 17 में। अब सेक्शन का नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसे किसी कॉम्प्लिकेटेड कानून की तरह नहीं, बल्कि एक फिल्टर की तरह सोचिए। एक ऐसी छन्नी जो आपके काम के क्रेडिट को उस क्रेडिट से अलग कर देती है जिससे आप क्लेम नहीं कर सकते। तो चलिए इस फिल्टर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है वो है आंशिक नियम। मतलब ये उन खर्चों पर लागू होता है जो कह सकते हैं 100% सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। और यहीं से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सिद्धांत बहुत सिंपल है। आपको आईटीसी सिर्फ खर्च के उस हिस्से पर मिलेगा जो आपके बिजनेस के लिए है, मतलब जिससे आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। और जो हिस्सा पर्सनल इस्तेमाल के लिए है या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, उस पर कुछ नहीं मिलेगा। तो बिजनेस और पर्सनल इस्तेमाल के बीच एक साफ लाइन खींचनी ही पड़ेगी। अच्छा, इस बंटवारे की ये जो पूरी प्रोसेस है उसका एक ऑफिशियल नाम भी है, अपॉर्शनमेंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस्तेमाल के हिसाब से क्रेडिट को सही सही और ईमानदारी से बांटना, बस। इसको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लैपटॉप खरीदा। अब वो 70% तो ऑफिस के काम आता है, लेकिन 30% उस पर पर्सनल गेमिंग भी होती है। तो नियम साफ है, आईटीसीबी सिर्फ 70% हिस्से पर ही मिलेगा, बाकी 30% पर नहीं। कितना सिंपल है ना? तो ये तो हुआ पहला फिल्टर। अब आते हैं दूसरे फिल्टर पर, जो कि बहुत ही सीधा साधा और कह सकते हैं बहुत सख्त है। इसे कहते हैं कभी नहीं का नियम। मतलब ये वो खर्चे हैं जहां आईटीसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रेडिट पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, कोई अपॉर्शनमेंट नहीं, कोई बंटवारा नहीं। हाँ, सेक्शन 17(5) में एक पूरी ब्लैकलिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में जो भी खर्चे हैं उन पर आईटीसी बिल्कुल अलाउड नहीं है, जीरो। चाहे वो 100% बिजनेस के लिए ही क्यों ना हो। यहां कोई अगर मगर नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक सीधा सा जवाब है ना। तो सवाल उठता है कि इस ब्लैकलिस्ट में आखिर है क्या क्या। चलिए इसको ना कुछ आसान कैटेगरी में तोड़कर समझते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले नंबर पर आती हैं मोटर गाड़ियां, जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों तक है। अब यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। जनरल रूल तो यह है कि इन पर आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन 3 ऐसे खास बिजनेस हैं जहां ये ना हाँ में बदल जाता है। कौन से हैं वो 3? अगर कोई कार डीलरशिप है, या कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी टैक्सी सर्विस है, या फिर कोई ड्राइविंग स्कूल है, बस इन 3 केस में क्रेडिट अलाउड है। अच्छा, अगली कैटेगरी है एम्प्लॉय के फायदे और पर्सनल खर्चे, जैसे कि खाना पीना, केटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, जिम की मेंबरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस। इन सब पर आईटीसी ब्लॉक्ड है। क्यों? क्योंकि कानून की नज़र में ये बिजनेस का डायरेक्ट खर्चा नहीं माना जाता। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसका एक बहुत ज़रूरी एक्सेप्शन भी है। अगर कोई और कानून, जैसे मान लीजिए फैक्ट्रीज एक्ट, किसी एम्प्लॉयर को ये सुविधाएं अपने कर्मचारियों को देने के लिए लीगली फोर्स करता है, मतलब देना ही पड़ेगा, तब उस खर्च पर आईटीसी मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। देखिए, कंस्ट्रक्शन के नियम बहुत ही साफ और सख्त हैं। अगर कोई ऑफिस, फैक्ट्री या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में लगे सामान या सर्विसेज पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा, बल्कि मैं कहूँगा सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, और वो है प्लांट और मशीनरी। इस पर जो जीएसटी लगता है उसका क्रेडिट मिलता है। और सच बताऊं, यहीं पर बहुत सारे बिजनेस कंफ्यूज होते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो ये प्लांट और मशीनरी वाला पॉइंट हमें कुछ और ज़रूरी डिटेल्स और डेफिनेशंस की तरफ ले जाता है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि क्लेम सही सही हो सके। तो सवाल ये है कि कानून की नज़र में प्लांट और मशीनरी आखिर है क्या? देखिए, इसमें वो सारे उपकरण और मशीनरी आती है जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। और सिर्फ मशीन ही नहीं, बल्कि उस मशीन को सपोर्ट देने वाली नींव या स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी इसी में शामिल है। और ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि इसमें क्या शामिल नहीं है, जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग या कोई भी दूसरा सिविल स्ट्रक्चर। ये सब प्लांट और मशीनरी नहीं है। तो यहाँ कानून ने एक बहुत साफ लाइन खींच दी है। फैक्ट्री की बिल्डिंग पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर लगी मशीनरी पर क्रेडिट मिलेगा।
अच्छा, अब एक स्पेशल केस देखते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज का। इनके लिए कंप्लायंस थोड़ा आसान बनाने के लिए एक खास ऑप्शन दिया गया है। इनके पास दो रास्ते हैं। पहला कि वो नॉर्मल अपॉर्शनमेंट के रूल्स फॉलो करें, या दूसरा एक सिंपल 50-50 रूल अपना लें। मतलब जितना भी एलिजिबल आईटीसी है उसका सीधा 50% क्लेम कर लो और बाकी 50% भूल जाओ। सिंपल। और अब इस ब्लैकलिस्ट के कुछ आखिरी आइटम्स, जैसे कि अगर कोई सामान खो गया, चोरी हो गया या फ्री सैंपल या गिफ्ट में दे दिया, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले सप्लायर से कुछ खरीदा तो उस पर भी नहीं। और एक बहुत ज़रूरी एडिशन है सीएसआर, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर किए गए खर्चों पर भी अब आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो ठीक है, हमने काफ़ी सारे रूल्स देख लिए। अब एक काम करते हैं, इन सबको एक साथ एक फाइनल समरी में देखते हैं, ताकि ये पूरी तस्वीर एक बार में साफ हो जाए। मतलब कौन सा फिल्टर कहाँ लगाना है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यही है, ये पता होना कि हर खर्चे पर कौन सा फिल्टर लगाना है। क्या वो पर्सनल यूज के कारण ब्लॉक है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कारण? क्या कोई एक्सेप्शन लागू होता है? यही छोटी छोटी बातें पेनाल्टी से बचाती हैं और बिजनेस का कैश फ्लो बेहतर करती हैं। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इन सारे नियमों को जानने के बाद क्या बिजनेस अपने क्रेडिट्स को सही ढंग से फिल्टर कर रहे हैं, ताकि कंप्लायंस भी पूरा हो और हर उस ₹1 का फायदा भी मिले जिसके वो हकदार हैं? ये सोचने वाली बात है। एक ऐसा सवाल जिसकी कीमत अरबों में है। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा चमकचमाता हुआ शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है और उस पर लाखों का टैक्स भी दिया जा रहा है। अब सोचिए क्या हो अगर वो सारा टैक्स का पैसा वापस मिल जाए। जी हां, यही वो अरबों डॉलर का सवाल है जो इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसेस को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो मामला देखा जाए तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई एक शॉपिंग मॉल बना रहा है। अब सीमेंट से लेकर स्टील तक हर एक चीज पर जीएसटी तो भरना ही पड़ता है। सवाल बस इतना सा है कि क्या ये जो टैक्स भरा गया है, इसका पैसा वापस मिलना चाहिए। बस इसी एक सवाल पर पूरा का पूरा खेल टिका हुआ है। और हां, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक असल कानूनी जंग है। केस का नाम है चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी वर्सेस सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये मामला इतना पेचीदा और बड़ा हो गया कि इसे सुलझाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। अच्छा, अब इस पूरे केस को अगर समझना है तो इसकी चाबी एक ही चीज में है, और वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में कहें तो आईटीसी। ये जीएसटी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए पहले फटाफट इसी को समझ लेते हैं। तो आखिर ये आईटीसी है क्या? देखिए, बहुत आसान है। इसका सीधा सा मकसद है टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से रोकना, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब अगर कोई सामान बनाने के लिए कुछ खरीदता है तो उस पर जीएसटी देता है, फिर जब वो बनी हुई चीज बेचता है तो कस्टमर से जीएसटी लेता है। आईटीसी ये पक्का करता है कि सरकार को सिर्फ उतना ही टैक्स मिले जो कस्टमर से लिए गए जीएसटी और सामान पर दिए गए जीएसटी का अंतर है। चलिए इसे एक बेकर के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बेकर ने आटा खरीदा और उस पर जीएसटी दिया, ठीक है। फिर उसने उस आटे से ब्रेड बनाई और ग्राहक को बेचकर जीएसटी कलेक्ट किया। अब जब सरकार को टैक्स देने की बारी आई तो उसने क्या किया? उसने ब्रेड पर मिले जीएसटी में से जो जीएसटी उसने आटे पर दिया था उसे घटा दिया और बस बाकी बचा हुआ अमाउंट सरकार को दे दिया। सिंपल। इससे यह पक्का हो गया कि एक ही चीज पर दो बार टैक्स नहीं लगा। और बस यही तो जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट है। मकसद ये है कि पूरी सप्लाई चेन में, मतलब फैक्ट्री से लेकर दुकान तक, टैक्स क्रेडिट का फ्लो बना रहे, कहीं रुके नहीं। इससे बिजनेस करना आसान हो जाता है और आखिरकार सामान की कीमत कंट्रोल में रहती है। यहां तक तो सब कुछ बड़ा सीधा और अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सफारी रिट्रीट्स के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। उनके लिए ये आसान सा रास्ता एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार से जाकर टकरा गया। जीएसटी कानून के अंदर ही एक ऐसा नियम था जिसने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। चलिए देखते हैं क्या था वो नियम। हाँ, तो इस पूरी कहानी का जो विलन है वो है सीजीएसटी एक्ट का एक छोटा सा सेक्शन 17(5)D। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि इसी एक लाइन पर अरबों रुपयों का खेल टिका था। तो ये सेक्शन कहता क्या है? ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई अपने खुद के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाता है तो उसे बनाने में लगे सामान और सर्विसेज पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। बस इसी एक लाइन ने सरकार को अपना केस लड़ने का सबसे मजबूत हथियार दे दिया। और इसी नियम की वजह से कोर्ट में दो टीमें आमने सामने खड़ी थीं,
एक तरफ था टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरी तरफ सफारी रिट्रीट्स। तो कोर्ट में बहस क्या हुई? सरकार का पक्ष था, देखिए आईटीसी कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक छूट है जो कानून देता है और वही कानून इसे रोक भी सकता है। नियम बिल्कुल साफ हैं और अगर हमने ये क्रेडिट दे दिया तो सरकार को टैक्स का सीधा सीधा नुकसान होगा। इसके जवाब में सफारी रिट्रीट्स का तर्क था, ये तो जीएसटी की मूल भावना के ही खिलाफ है, ये तो टैक्स पर टैक्स लगाने जैसा हुआ। हम मॉल किराए पर देने के लिए बना रहे हैं और उस किराए पर जीएसटी भी भर रहे हैं, तो फिर हमें उसे बनाने में लगे टैक्स का क्रेडिट क्यों नहीं मिलना चाहिए? मामला निचली अदालतों से होता हुआ पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट। और यहां कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात पे मोहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि हां, सेक्शन 17(5)(d) संवैधानिक रूप से बिल्कुल वैलिड है। सरकार को आईटीसी ब्लॉक करने का पूरा अधिकार है। पहली नजर में तो ये सरकार के लिए एक बड़ी जीत लग रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शब्दों में एक ऐसी बारीक चीज पकड़ ली जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। पूरा का पूरा फैसला सिर्फ 2 शब्दों के खेल पर टिक गया। यहां कोर्ट में एक गजब की बात नोटिस की। जीएसटी कानून में एक जगह लिखा है प्लांट और मशीनरी। इसकी एक तय कानूनी परिभाषा है जिसमें बिल्डिंग शामिल नहीं होती। लेकिन जिस नियम पर सारी बहस चल रही थी, यानी सेक्शन 17(5)(d), उसमें लिखा था प्लांट या मशीनरी, और इस या वाले फ्रेज की कोई परिभाषा दी ही नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, कानून बनाने वालों ने जानबूझकर एक जगह और दूसरी जगह या शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब साफ था, प्लांट या मशीनरी का मतलब प्लांट और मशीनरी से अलग है, और बस इसी एक शब्द ने पूरा खेल पलट कर रख दिया। तो सवाल उठा, इस या का मतलब क्या निकाला जाए? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया टेस्ट बनाया, फंक्शनैलिटी टेस्ट। आसान भाषा में कोर्ट ने कहा, अब से ये देखना होगा कि वो बिल्डिंग सिर्फ एक ढांचा है या फिर वो बिजनेस के लिए एक मशीन की तरह, एक औजार की तरह काम कर रही है। अगर बिल्डिंग ही बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा है तो उसे प्लांट माना जा सकता है। तो चलिए पूरे फैसले को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। पहली बात, सेक्शन 17(5) अपनी जगह बिल्कुल सही है। दूसरी बात, प्लांट या मशीनरी और मशीनरी एक चीज नहीं है, इनमें फर्क है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अब हर मामले में फंक्शनैलिटी टेस्ट लागू होगा, ये तय करने के लिए कि कोई बिल्डिंग प्लांट है या नहीं। और चौथी बात, सफारी रिट्रीट्स के केस को वापस हाईकोर्ट भेज दिया गया ताकि इस नए टेस्ट के आधार पर दोबारा फैसला हो। चलिए अब कानूनी दांवपेच से आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले का भारत की कंपनियों यानी हमारे इंडिया इंक पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कहानी सिर्फ एक मॉल की नहीं है। इसका असर उन हजारों बिजनेस पर पड़ेगा जो किराए पर देने के लिए वेयरहाउस, गोदाम या किसी भी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाते हैं। और पैसों के मामले में इसका असर बहुत बड़ा। सोचिए, अगर कंपनियों को अब अपनी बिल्डिंग्स बनाने पर आईटीसी मिलने लगे तो उनके प्रोजेक्ट की लागत करोड़ों में कम हो सकती है। ये रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो अब नया नियम क्या है? अब गेंद समझिए कंपनियों के पाले में है। अब उन्हें टैक्स डिपार्टमेंट के सामने ये साबित करना होगा कि उनकी बिल्डिंग सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि उनके बिजनेस के लिए एक जरूरी प्लांट की तरह काम करती है। और ये साबित करना हमेशा आसान नहीं होगा। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बहस को तो खत्म कर दिया, लेकिन एक नई और शायद उससे भी ज्यादा पेचीदा बहस शुरू कर दी है। अब आने वाले सालों में असली लड़ाई इस बात पर होगी कि फंक्शनैलिटी टेस्ट के हिसाब से आखिर एक प्लांट होता क्या है, और इसी सवाल का जवाब भारत में कमर्शियल रियल एस्टेट का भविष्य तय करेगा।